हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी पॉलिटी की कक्षा में। भारत के संवैधानिक इतिहास में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। और ये जो भी एक्ट आए वो लगभग 20-20 साल के अंतराल पे आए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1793 का एक्ट, फिर 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 का चार्टर एक्ट, फिर 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 तक कंपनी का शासन रहा और 20-20 साल के अंतराल पे एक्ट आए। अब एक्ट लाने के बाद उनमें जो जो कमियां थी उसमें सुधार के लिए बीच बीच में कुछ एक्ट लाए गए। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1793 के चार्टर एक्ट के बीच तीन प्रमुख अधिनियम आए, सुधार आए, और उन्हीं की चर्चा आज हम करेंगे। तो सबसे पहले 1781 का अमेंडमेंट या संशोधन अधिनियम। अमेंडमेंट का अर्थ ही संशोधन होता है। तो 1781 ईस्वी में जो अमेंडमेंट एक्ट आया था वो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया था। उसका उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था। तो ये तो इसका उद्देश्य हो गया। अब इसमें क्या प्रावधान थे? तो ये जितने भी एक्ट हैं इतना रटने का जरूरत नहीं है, आपको इसका इतना प्रावधान रटने का जरूरत नहीं है। जैसे ही 1781 का अमेंडमेंट एक्ट आए तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें न्यायिक सुधार किया गया। न्यायिक सुधार किया गया। अब न्यायिक सुधार किया गया तो उसके अंतर्गत आखिर क्या सुधार किया गया? हम लोगों ने पढ़ा था कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और उस गवर्नर जनरल की परिषद जो कोई भी नियम बनाती थी उसे सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत कराना आवश्यक था। तो इसके कारण कई तरह की समस्याएं पैदा होने लगी। परिषद नियम बना के भेजती, या तो वो न्यायालय में पेंडिंग रह जाती या न्यायालय उसे मान्यता नहीं देता, जिसके कारण प्रशासन संचालन में काफी दुविधा होने लगी, काफी समस्याएं पैदा होने लगी। तो ब्रिटिश संसद ने सोचा कि अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से इस अधिकार को हटा दिया जाए। अर्थात कहने का अर्थ है कि 1781 का जो अमेंडमेंट एक्ट था वो मुख्यतः सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट करता है, और उस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत उसका जो गवर्नर जनरल के परिषद द्वारा बनाए गए नियमों के पंजीकरण का अधिकार था वह छीन लिया गया। दूसरा कौन सा अधिकार? दूसरा राजस्व संबंधी अधिकार। अब सर्वोच्च न्यायालय राजस्व संबंधी मामलों में अपने फैसले नहीं दे सकती थी। और तीसरा अधिकार था भारत के धार्मिक रीति रिवाज और सामाजिक प्रथाओं के मामले में न्यायालय जो भी फैसला देगी वो इस प्रकार देगी ताकि धार्मिक रीति रिवाज और सामाजिक प्रथाएं उससे प्रभावित ना हो। तो अगर देखा जाए टोटली तो एक शब्द में कि 1781 का अमेंडमेंट या संशोधन अधिनियम जो था वह सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट करता है। तो इस प्रकार अगर कभी भी आपके दिमाग में आए 1781 का अमेंडमेंट संशोधन तो न्यायिक, और न्यायिक में क्या? तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया गया। किसके अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया गया? सर्वोच्च न्यायालय के। और उसमें प्रमुख तीन चीजें जो स्पष्ट की गई उसकी जानकारी होना आवश्यक है। गवर्नर जनरल के परिषद द्वारा बनाए गए नियमों का पंजीकरण,
यह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। दूसरा पॉइंट, राजस्व संबंधी अधिकार, उसको सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। और तीसरा पॉइंट, न्याय देने के क्रम में इस तरह के फैसले से बचना है ताकि भारतीय लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज प्रभावित ना हो। अब ये 1781 का अमेंडमेंट एक्ट था। इसके बाद 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट्स के नाम पे है। उन्होंने चूंकि भारत के लिए यह अधिनियम तैयार किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में, तो इसीलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। अब अगर 1781 का अमेंडमेंट एक्ट न्यायिक एक्ट था, तो 1784 का प्रशासनिक, एक शब्द में ये प्रशासनिक अधिनियम था। किस प्रकार का अधिनियम था? ये प्रशासनिक अधिनियम था। अब आपके मन में आ रहा होगा कि प्रशासनिक था, एक शब्द में बोल दिए, ऐसा कैसे होगा? तो देखिए, प्रशासनिक अधिनियम था, लेकिन इसके अंतर्गत कार्य क्या क्या थे, इसका उद्देश्य क्या क्या था? तो पहला तो कंपनी पर ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रण बढ़ाना, और दूसरा उद्देश्य इसका था प्रशासन को आसान बनाने के लिए, प्रशासन के संचालन को आसान बनाने के लिए कंपनी में द्वैध शासन का प्रारंभ। आप सोच रहे होंगे कि सर आप हर बात में द्वैध शासन जो है घुसा देते हैं। एक बार द्वैध शासन आपने पृष्ठभूमि में पढ़ाया था, जो रॉबर्ट क्लाइव लाया था बंगाल में। मैं आपको बताना चाहूँगा, द्वैध शासन तो कहीं भी हो सकता है। अगर किसी भी क्षेत्र में कार्य क्षेत्र का बंटवारा दो हिस्सों में कर दिया जाए, दो स्तरों पर कर दिया जाए, तो वो द्वैध शासन कहलाएगा। कंपनी में भी यही हुआ था। अब बताते हैं कैसे हुआ था। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, मैंने बताया कि ये प्रशासन संबंधी था। तो प्रशासन संबंधी था, तो सबसे पहले 1784 का ही एक्ट था जिसमें भारत में कंपनी द्वारा अधिगृहित क्षेत्र को ब्रिटिश शासन का क्षेत्र घोषित किया गया, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। दूसरा, घोषित करने के बाद जो है यहां पे प्रशासनिक संचालन सही ढंग से हो, उसके लिए कंपनी के प्रशासन को दो भागों में बांट दिया गया। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वह कंपनी के अधिकारियों का समूह था, और उस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास राजनीतिक और व्यापारिक दोनों मामले का अधिकार था। मतलब वो व्यापार को की भी देखरेख करते थे, और किस राज्य पे कब्जा करना है, किस राज्य के साथ संधि करना है, कहाँ राजस्व वसूलना है, इस तरह के तमाम अधिकार उसी के पास थे, हर तरह के। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन कर दिया गया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किसके द्वारा हुआ? तो ब्रिटिश संसद के संसदीय बोर्ड द्वारा हुआ, जिसमें 6 सदस्य थे। एक ब्रिटेन का वित्त मंत्री, जिसे चांसलर ऑफ एक्सचेकर भी कहा जाता था। दूसरा राज्य सचिव, और 4 अन्य सदस्य थे। तो 4 तो 6 सदस्य थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का क्या काम था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों को देखना था। अब यहां पे स्पष्ट हो गया। सबसे पहले क्या किया कि कंपनी द्वारा अधिगृहित भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित कर दिया गया, और फिर कंपनी के राजनीतिक कार्यों की निगरानी के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो है गठन कर दिया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि सभी के सभी ब्रिटेन के वित्त मंत्री, राज्य सचिव और ये 4 अन्य सदस्य जो थे वो प्रीवी काउंसिल के मेंबर हुआ करते थे। इन सबको जो है सदस्य बनाया गया। यानी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी हर एक गतिविधि सीधे ब्रिटिश सरकार के निगरानी में थी, यानी ब्रिटिश सरकार उसे
देख रहे थे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण काफी बढ़ गया। इसके बाद गवर्नर जनरल की शक्ति को थोड़ा बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि 4 सदस्य थे, जहां निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता था। अब उन सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। तो आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, कैसे बढ़ गई गवर्नर जनरल की शक्ति? तो आप देखिए, जब 4 सदस्य थे तो 3 एक तरफ वोटिंग करेंगे, एक तरफ वोटिंग करेंगे। इस स्थिति में गवर्नर के वोट का कोई मतलब नहीं था, गवर्नर जनरल के वोट का कोई मतलब नहीं था। अगर वो एक वोट इस तरफ कर भी देता है, फिर भी जो है निर्णय किसके पक्ष में जाएगा? तो इन 3 वालों के पक्ष में। लेकिन अब आप देख लीजिए, अगर 3 व्यक्ति हैं, 2 एक तरफ वोटिंग कर लिए और एक ने एक तरफ वोटिंग किया, और अगर गवर्नर जनरल ने अपना वोट इस तरफ दे दिया, तो इस प्रकार निर्णय इसके पक्ष में जाएगा। तो गवर्नर जनरल की शक्ति में क्या हुई? वृद्धि हुई। तो हमने देखा कि 1781 का अमेंडमेंट एक्ट जो था वो न्यायिक था। उसके बाद जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो प्रशासनिक था। और इसके बाद 1786 का अधिनियम, 1786 का अधिनियम सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड कर्नवालिस को भारत भेजने के लिए बनाया गया था। आप पूछिएगा, ये भी बड़ी अजीब चीज हुई। रॉबर्ट क्लाइव आया था, वारेन हेस्टिंग्स आया था, इन सबको भेजने के लिए तो कोई अधिनियम नहीं बना। तो फिर लॉर्ड कर्नवालिस को भेजने के लिए स्पेशल अधिनियम की क्या आवश्यकता थी? तो इस आवश्यकता को जानने के लिए आपको थोड़ा सा लॉर्ड कर्नवालिस का इतिहास जानना पड़ेगा। जब लॉर्ड कर्नवालिस को भारत भेजने का निर्णय लिया गया, तो लॉर्ड कर्नवालिस ने कुछ शर्तें रखी। लॉर्ड कर्नवालिस ने शर्त रखी कि मैं भारत तभी जाऊंगा जब मुझे गवर्नर जनरल के साथ साथ मुख्य सेनापति बनाया जाए, और दूसरा कि मुझे कार्यकारिणी के परिषद के निर्णय को, गवर्नर जनरल के परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार प्राप्त हो। यानी आप कह सकते हैं कि लॉर्ड कर्नवालिस भारत आने से पहले पूर्ण निरंकुशता चाहता था, कि उसे अपने मन की करने की पूरी आजादी मिले। और चूंकि अमेरिका में लॉर्ड कर्नवालिस ने काफी अच्छा काम किया था, हालांकि उसमें युद्ध में इसकी हार हुई थी और विद्रोह ये शांत नहीं कर पाया था इसे, लेकिन फिर भी इसने काफी कार्यकुशलता प्रदर्शित की थी, जिससे ब्रिटिश सरकार काफी प्रसन्न थी और वह किसी भी कीमत पर लॉर्ड कर्नवालिस को भारत भेजना चाहती थी। अतः उसने 1786 का अधिनियम लाया और संशोधन द्वारा लॉर्ड कर्नवालिस को गवर्नर जनरल के साथ साथ मुख्य सेनापति बनाया और परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार भी दिया। तो इस प्रकार अगर हम ओवरऑल देखें तो इसको याद करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 1781 का अमेंडमेंट एक्ट न्यायिक अमेंडमेंट था, 1784 का प्रशासनिक था और 1786 कर्नवालिस से संबंधित था। अगर याद रखें, न्यायिक का अर्थ सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट किया गया, प्रशासनिक का अर्थ व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को अलग अलग कर दिया गया। तो व्यापारिक कैसे अलग हुआ, इसका नियंत्रण अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में। न्यायिक कैसे अलग हुआ, तो इसका अब नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के हाथ में। और गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से 3 घटाकर गवर्नर जनरल की शक्ति में वृद्धि की गई। और 1786 का अधिनियम लॉर्ड कर्नवालिस को पूर्ण स्वतंत्रता यानी निरंकुशता, अगर जैसे ही ये आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए निरंकुशता, और निरंकुशता हासिल करने के लिए क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो कार्यकारिणी परिषद हट जाए, मतलब उसका निर्णय कोई मान्य ही नहीं, उसके निर्णय को मैं रद्द कर सकता हूँ, निरंकुशता हासिल हो गई। साथ ही साथ सेना से संबंधित अधिकार तो उसे मुख्य सेनापति नियुक्त कर दिया गया, यानी अब सेना के संबंध में उसका निर्णय सर्वमान्य होगा।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले क्लास में आगे के वीडियो के साथ।